आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं पहले, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग को डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बता रहा था। ये आपके कोर्स में है। और आपको बताया था कि उत्तराखंड में बहुत प्रकार के क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसमें से जो भूकंप है, बादल का फटना है, अतिवृष्टि है, बाढ़ है, लैंडस्लाइड है, ये सब क्या है प्राकृतिक आपदा के में आता है। और उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसका मेन कारण है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, मानवीय गतिविधि है, वो बढ़ता जा रहा है प्रकृति के। इसलिए इसका एक्टिविटी क्या है, बढ़ती जा रही है। अब जब एक्टिविटीज जब बढ़ जाएगी तो क्या है कि जो इसका रक्षा करने के लिए भी क्या है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे एक्शन लिया जा रहा है। तो आप लोग को क्या क्या पता था? देखिए, हमारे उत्तराखंड में जो आपदा है, वो प्राकृतिक आपदा सबसे ज्यादा क्या आता है? भूस्खलन या लैंडस्लाइड, भूकंप, अतिवृष्टि, बादल का फटना, हिमपात, वनाग्नि, ये मेनली उत्तराखंड में ये सारे आता है। और एक और लिख लीजिएगा, सातवा बाढ़। ठीक है, सबसे ज्यादा यही आता है। लैंडस्लाइड से आप लोग जानते हैं, इसमें बताने की कुछ है नहीं। तो लैंडस्लाइड होते रहते हैं। और क्यों बार बार इसका आने का है? क्योंकि बहुत सारे रोड बनाए जा रहे हैं। और आपको पता है कि हिमालय बहुत क्या नवीन बना हुआ है। और जो चीज नवीन बने होते हैं ना, वो कमजोर होते हैं। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे लैंडस्लाइड ज्यादा होता है। भूकंप आने का मेन कारण है, आपको पता है कि हमारा जो भारतीय प्लेट है उसको गोंडवाना प्लेट कहते हैं। गोंडवाना लैंड प्लेट कहते हैं। और इधर से एक प्लेट आता है जिसको कहते हैं आप यूरेशिया प्लेट। इन दोनों के बीच में क्या होता है, टकराव होने से क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी बनता है, ऊर्जा बनता है। और वही ऊर्जा क्या होता है, भूकंप के रूप में बाहर निकलता रहता है। ठीक? इसमें वेव निकलता रहता है, ऊर्जा होगा तभी तो वेव होगा। वेव निकलते रहते हैं तो इसी से क्या होता है, भूकंप आने की संभावना होती है। तो भूकंप आने का, और आपको पता है कि उत्तराखंड में भूकंप के दो जोन है यहाँ पे। एक जोन 5 4 है और एक जोन 5 है। जो उत्तर के जितने भी जिले हैं वो जोन 5 में आता है। और जो दक्षिण के जितने जिले हैं वो जोन 4 में आता है। 5 जोन क्या होता है, ज्यादा डेंजरस होता है। मतलब 5 जोन क्या होता है, ज्यादा खतरनाक होता है। और उत्तराखंड में भूकंप को रोकने के लिए डॉपलर रॉडर लगाया गया है। ये लगाया गया है मसूरी में। और एक लगाया गया है आपका पिथौरागढ़ में। आपको बताया था कि भू डॉपलर रॉडर है, ठीक है। और भूकंप आने से पहले मिट्टी से रेडॉन गैस क्या होता है, निकलता रहता है। कौन सा गैस? रेडॉन गैस।
इसलिए जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। केवल देखिए आप लोग जानते हैं इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस में केवल ये जो रेडॉन है ना, ये मिट्टी में पाई जाती है, बाकी सब क्या होता है एयर में पाई जाती है। ये भी बहुत कठिन क्वेश्चन है, कहीं-कहीं पूछ लेता है। आप लोग जानते हैं इनर्ट गैस के बारे में, तो इनर्ट गैस में जितने भी हैं, उनमें से जो रेडॉन होता है वो मिट्टी में पाई जाती है और बाकी सब एयर में पाई जाती है। उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा के लिए जो रोकथाम किया जाता है, और देखिए बादल फटना आप लोग सुने होंगे, लेकिन बादल फटने का प्रक्रिया क्या होती है पहले समझ लीजिएगा। ये मान लें पहाड़ी की चोटी है, इधर से एक बादल का टुकड़ा इधर जा रहा है, इधर से एक बादल का टुकड़ा यहाँ जा रहा है। देखिए जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ता है आप लोगों को होता है कि हमारे क्या होता है टेम्परेचर कम होता जाता है। ऊँचाई बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा। आपको बताया था कि अगर हमें ऊपर जाना अगर 165 मीटर अगर आप ऊपर जाते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होता है कमी हो जाती है। तो समझ लीजिएगा कि बादल हमसे कितना किलोमीटर ऊपर हो सकता है या कितना मीटर सो ऊपर हो सकता है। तो ऊपर जाने पर क्या होता है ये कंडेंस हो जाता है और ठोस बन जाता है और बादलों में बहुत सारे क्या और भी पार्टिकल रहता है कि यहाँ पे देखिएगा क्या होता है यहाँ पे इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, गति भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। इधर से गतिशील है, इधर से गतिशील है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे टकराते हैं तो इस क्षेत्र में क्या होता है जिधर टकराते हैं उधर बहुत बड़े पैमाने पर बारिश होता है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है, तो उसे बादल का फटना कहते हैं। 2013 का जो केदारनाथ वाला ट्रेजेडी हुआ था, वो भी बादल फटने के कारण हुआ था। अभी देखिए इस साल हिमाचल प्रदेश में जो ट्रेजेडी हुई है, वो भी क्या है बहुत सारे बादल फटने के कारण ही ऐसे हुआ है। तो बादल फटना क्या होता है जब दोनों पहाड़ी के दोनों साइड से जब बादल ऊपर जाता है तो ठोस होके आपस में टकरा जाते हैं और वहाँ पे मूसलाधार बारिश करता है। ऐसे बारिश होता है मूसलाधार बारिश कहते हैं, उसी को बादल का फटना कहते हैं। हिमपात ज़्यादा बर्फ गिर जाएगा तो उसको हिमपात कहते हैं। वन अग्नि आपको पता है कि वन अग्नि मनुष्य द्वारा भी हो सकता है और प्राकृतिक रूप से भी क्या होता है वन अग्नि हो सकता है। उसके बाद बाढ़ बाढ़ देखिए मेनली क्या आता है मैदानी क्षेत्र में आता है। जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे बाढ़ आता है। पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ही रेयर केस में बाढ़ आ पाता है क्योंकि मैदानी क्षेत्र में क्या होता है पानी रुक जाता है और पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान ज़्यादा होने के कारण क्या पानी रुकता नहीं है, कम रुक पाता है। तो वहाँ पे बाढ़ कम आता है तो बाढ़ अधिकतर क्या तराई क्षेत्रों में और जो गंगा की जो मैदान है वहाँ पे ही बाढ़ की संभावना ज़्यादा देखी जाती है। अब देखिए उत्तराखंड में आगे आता है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं इसको। आपको पता है कि हमारे देश में 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया था। क्यों? क्योंकि 2004 में क्या हुआ था? सुनामी आया था। सुनामी आया था, उसके बाद बनाया गया था। तो इसके अंतर्गत एनडीआरएफ बनाया गया 2005 में। एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कहते हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कहते हैं इसको। सुनिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल या फोर्स कहा जाता है इसको हिंदी में। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल कहते हैं। इसको बनाया गया था जो देश के स्तर पर बनाया गया था। लेकिन उत्तराखंड में जब 2013 में आपदा आई, तो इसके बाद क्या है उत्तराखंड में क्या बनाया गया था? 2013 में राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया था। इसके देखिए ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम में जो एनडीआरएफ होता है ना, इसका जो नेतृत्व करता होता है, इसका नेतृत्व करता होता है प्रधानमंत्री। ठीक है? और जो राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया है, इसका जो अध्यक्ष होते हैं या नेतृत्व करता होता है, ये राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं।
और इसका उपाध्यक्ष कौन होंगे? उपाध्यक्ष जो भी क्या होंगे हमारे यहाँ पे, जो कह सकते हैं जो वन मंत्री होगा या पर्यावरण मंत्रालय जो होगा, पर्यावरण विभाग के जो भी मंत्री होंगे वो होंगे। आपदा प्रबंधन करके एक पर्यावरण विभाग भी हो सकता है या आपदा विभाग भी हो सकता है, इसके जो भी मंत्री होंगे वो होंगे। ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया ना, इसमें हम लोगों ने जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के मॉडल को अपनाया, न्यूजीलैंड के मॉडल को अपनाया उत्तराखंड ने। इसके लिए क्या बनाया गया था? SDRF बनाया गया, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसे कहते हैं। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल बनाया गया। इनका काम क्या है? आपदाओं से मुक्त करना। आप लोगों को बताया था 2013 में जो उत्तराखंड में जो केदारनाथ में जो आपदा आया था, उसमें जो ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? जो ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? अभी देखिए करंट में भी एक नया ऑपरेशन आया है, आप लोग अगर न्यूज़ सुनते होंगे, जो इज़राइल में जो भारतीय लोग फँसे हुए हैं, उनको वहाँ से बाहर लाने के लिए कौन-सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो करंट का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है, जो इज़राइल से भारत में लोगों को लाने के लिए जो वायुसेना के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो उत्तराखंड में जब आपदा आया था, उसमें भी वायुसेना के माध्यम से क्या आपदा प्रबंधन के लिए क्या था चलाया गया था। तो वो कौन-सा था आपको बताइएगा। अभी जो हाल में चला है वो ऑपरेशन अजय जो इज़राइल से भारत को लाया जा रहा है। अब देखिए ये तो राज्य स्तर पे हो गया, जिला स्तर पे क्या होगा? जो जिला होगा, जिला आपदा प्रबंधन होता है। जिला आपदा प्रबंधन जो अधिकारी होगा, वो होगा आपका डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अकाउंट में 50 लाख रुपए फंड दिया जाता है, अगर आपदा के लिए जो क्विकली जो भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है उसको करने के लिए। इसने जवाब दिया है। हाँ, वही तो आपसे पूछा है, केदारनाथ में जो ऑपरेशन है उसका नाम क्या था? यही तो मैंने पूछा है आप लोगों से। हाँ, ऑपरेशन सूर्य होप, एकदम सही बताया। ऑपरेशन क्या था? सूर्य होप था। ये छोटे-छोटे चीज़ बहुत बार पूछते हैं। ऑपरेशन सूर्य होप याद रखिएगा। ये क्या है? केदारनाथ में जो चलाया गया था ऑपरेशन सूर्य होप। ठीक है, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी कौन होता है? डीएम होता है, उनके अकाउंट में 50 लाख रुपए दिया जाता है कि वो क्विकली रिस्पॉन्स करें, समझिएगा। इसके साथ-साथ क्या है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक क्या है आपदा प्रबंधन नंबर भी जारी किया है। अगर ऐसे कोई आपदा आता है तो उस नंबर पे क्या होता है, इस सवाल नहीं पूछेगा लेकिन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उस नंबर पे अगर आपके आस-पास कोई आपदा होता है तो आप उस नंबर को डायल कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं। अब देखिए ये जो जिला आपदा प्रबंधन है, ये मेन काम करता है आपका डिस्ट्रिक्ट में। देखिए आपदा जो आता है ना, जो डिज़ास्टर आता है वो 3 चरणों में आता है, या उसका निपटारा 3 चरणों में किया जाता है। मान लें कहीं पे आपदा आ गए, मान लें कहीं पे बाढ़ ही आ गया, मान लेते हैं, फ्लड आ गया। तो फ्लड आने पर बहुत सारे मकान टूट जाएँगे, रास्ते टूट जाएँगे, बहुत सारे घर वगैरह टूट जाएँगे, लोगों का रहन-सहन का अव्यवस्था हो जाएगा। देखिए, आपदा आने से पहले क्या होगा कि लोगों को उस स्थान से हटाना बहुत ज़रूरी है। यानी लोगों को क्या सुरक्षित जगह पे ले जाना। तो क्या है लोगों को क्या है सुरक्षित जगह पे ले जाना, सुरक्षित स्थान पर ले जाना, ये पहला काम होता है। कहीं पे भी आपदा आता है तो इसका पहला काम क्या होता है, लोगों को सुरक्षित स्थान इसलिए देखिएगा जब भी कहीं पे बाढ़ वगैरह आता है तो स्कूल या कहीं पे भी मैदान वगैरह होता है, वहाँ पे टेंट या स्कूल में रखा जाता है लोगों को।
तो पहला काम क्या होता है, उनको सुरक्षित स्थान प्रदान करना। ये आपदा आने की बात बोल रहा हूँ, ठीक है? आपदा आने के बाद की बात बोल रहा हूँ। अब सुरक्षित स्थान में पहुँच गया, अब उसके बाद क्या होता है, उसको उसका जो हेल्थ होता है, स्वास्थ्य और उसका पुनर्वास करना, स्वास्थ्य और पुनर्वास करने की आवश्यकता होती है। उसका स्वास्थ्य का देखभाल करना में खान-पान, रसद जो होता है, या तो रसद दिया जाए, रसद मतलब खान-पान, या उसका स्वास्थ्य का देखा जाए कि लोग होंगे तो बीमार होंगे और उसका पुनर्वास किया जाए। पुनर्वास मतलब रिहैबिटेट करना, दोबारा उनको जहाँ भी सुरक्षित स्थान होगा उनको वहाँ पे बसाया जाना। लेकिन आपदा प्रबंधन के क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है आपदा आने से पहले आप क्या करते हैं। तो देखिए आपदा आने से पहले ये दोनों काम क्या, आपदा आने के बाद, तो पहले हम क्या-क्या कर सकते हैं? आपदा आने से पहले क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है जागरूकता। लोगों को जागरूक किया जाए कि जो जैसा इलाका है उस तरह से उसको जागरूक किया जाए। अगर कोई बाढ़ आता है तो जैसे क्या होता है, जुलाई का महीना होता है तब उनको सतर्क करना चाहिए, या जो बहुत ज़्यादा निचले स्तर पे, मतलब निचले मतलब जो बहुत ही नदी के किनारे पे रहते हैं, उन लोगों को क्या होता है, पहले से ही क्या चेतावनी देके उनको वहाँ से हटा देना चाहिए। जैसे आप लोग देखते हैं ना, जब भी ये गुजरात, उसके बाद जो उड़ीसा वगैरह में जब तूफान आने लगता है तो पहले से लोगों को हटा देते हैं। आंध्र प्रदेश में आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में सुना होगा। तो सबसे पहले जा जब और जागरूकता में क्या होता है देखिएगा, जैसे भूकंप वगैरह आ जाए तो भूकंप देखिए कि क्या होता है, इसमें लोग जल्दी भाग नहीं पाते हैं। मतलब टाइम ही नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होता है, जागरूक किया जाए कि पहली बात क्या है, लोगों को क्या था, कैसे क्विकली कैसे उसको सुरक्षित किया जाए। जैसे भूकंप आने पर क्या होता है, कहीं भी टेबल वगैरह हो तो उसके नीचे रहना चाहिए। मतलब मकान के नीचे नहीं रहता टेबल वगैरह, कोई चीज़ अगर गिरे भी तो क्या होता है, उसको सुरक्षित रहे। तो ये सारे बताना। उसके बाद क्या है कि मान लेते कोई फ्रॉड वगैरह आ गया, बाहर हो गया, तो छत के ऊपर जाके बैठना, सुरक्षा के लिए मतलब जो भी व्यवस्था की जा सकती है उसको करना। फिर आग लग जाए तो उसके लिए अलग व्यवस्था की जाए। तो ये सारे जो होते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है कि जो मकान वगैरह बनाया जाए ना, वो आपदा रोधी मकान बनाया जाए। आजकल उत्तराखंड में क्या होता है, कोई भी मकान पास करने के लिए क्या होता है, आपदा रोधी जो गाइडलाइन होता है उसको फॉलो करना होता है। पहले जो मकान बने हैं, वो क्या है, बहुत ही अवैज्ञानिक विधि से बने हुए हैं। उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, दिक्कत पैदा कर सकता है। आप लोग देखे होंगे, अगर दिल्ली वगैरह गए होंगे, या वो जो पुराने शहर है उसमें कभी गए होंगे, तो उसमें देखिए गली बहुत पतले-पतले गली है, और मकान क्या है, 4-5 मंजिला मकान है, और उसमें हर रूम में लोग रहते हैं। अगर मान लेते हैं कि ऐसे जगह पे, या देहरादून वगैरह गए होंगे तो हल्द्वानी में भी ऐसे इलाका मिल जाता है। तो ऐसे में अगर वहाँ पे अगर कोई डिज़ास्टर हो जाए, मान लेते हैं आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो लोग क्या भागदौड़ में ज़्यादा लोग मच जाएँगे। इतना ज़्यादा कंजेस्टेड है, इसलिए क्या होता है आजकल साइंटिफिक सिटी बसाया जा रहा है। जैसे आप लोग देखें, स्मार्ट सिटी क्या है, साइंटिफिक रूप से बसाया जा रहा है। कि उसको क्या है, साइंटिफिक रूप से उसको बसाया जाए, जिससे क्या कोई भी जो डिज़ास्टर होता है उसको रोका जाए। उसके बाद आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि तमिलनाडु में क्या होता है कि हर घर में क्या होता है, एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की आवश्यकता होगा, कर दिया गया है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से क्या होगा, मान लेते कोई आग वगैरह लग जाए तो उसका यूज़ बहुत जल्दी कर सकते हैं कि जो बाहर से जो फ़ोर्स आएगा उससे पहले क्या होता है, घर के लोग ही उसको क्या होता है, बहुत काबू कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, हर घर में क्या होता है, जो क्या कहते हैं, अग्निशमन जो होते हैं, जो फायर सिस्टम होता है उसको लगाने के लिए, भूकंप रोधी बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ क्या जागरूकता और गाइडलाइंस के अनुसार बनाया जाना चाहिए। ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट या कहीं पे भी होता है जहाँ पे हर साल इस तरह की घटनाएँ होती है, तो जैसे बाढ़ मान लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, नौका या जो संसाधन होते हैं, जो क्या होता है, आधारभूत संसाधनों का व्यवस्था करना।
व्यवस्था करना। जैसे मान लें कोई नदी किनारे पे है और बाढ़ आते हैं, तो बाढ़ में पानी भर जाएँगे, तो नाव का व्यवस्था अगर करेंगे, तो जल्दी से लोगों को हटा सकेंगे ना, समझ लीजिएगा। बोट का अगर व्यवस्था करेंगे, तो उसी तरह से कर सकते हैं या एम्बुलेंस वगैरह जो भी व्यवस्था हो, वो होना चाहिए। इसलिए आप लोग देखते होंगे, जब भी कोई नेता-वेता की गाड़ी आता है, तो उसमें एम्बुलेंस उसके पीछे आते हैं। एम्बुलेंस के साथ-साथ क्या होता है, उसमें पूरा ब्लड बैंक का पूरा वो सुविधा होता है। मान लें कोई हताहत हो जाएगा नेता-वेता, तो उनको तुरंत इलाज होता है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, आम जनता के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता भी क्या है, देश का नागरिक है। तो एक तो आपदा आने से पहले भी हमें व्यवस्था करना चाहिए कि खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए, भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। और दूसरी बात क्या है था, आपदा आने के बाद भी हमें क्या है, उस पर काम करना चाहिए। तभी क्या होता है, जैसे जापान आप लोग देखे होंगे, जापान में क्या था वो ईंट, पत्थर के मकान कम बनाए जाते हैं, लकड़ी के अधिकतर मकान बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर भूकंप आने लगते हैं। तो घर क्या होना चाहिए, बहुत ही हल्का होना चाहिए। आप लोग देखेंगे सिक्किम देखिए, सिक्किम में भी क्या होता है, घर बहुत हल्के बनाए जाते हैं। वहाँ पे क्या पूरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पालन किया जाता है। लेकिन बाकी सभी राज्यों में अभी प्रोसेस में है, उतना बढ़िया से नहीं हो पा रहा है। जैसे उत्तराखंड में भी है, प्रोसेस नहीं है, लेकिन होना चाहिए। अब देखिएगा क्या होता है, इतना ज़्यादा पर्यटन आ जाता है, पर्यटन को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब पर्यटन को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। अब लोग मान लो कि जैसे इतना ज़्यादा पर्यटन अगर आ जाए, तो रोड का या जो रहन-सहन है, उसका भी दिक्कत तो होने लगते हैं, उससे भी डिज़ास्टर आ सकता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, हिमाचल प्रदेश में कितने गाड़ियाँ जो पार्किंग में रखे हुए थे, वो सब बह गए। या 2013 में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे गाड़ी और लोग बाहर से लोग थे, उनका इतने लोग तो उनको मर गए, किंतु अभी तक उनका मालूम ही नहीं चला कौन थे, क्या नहीं। तो 3 तरह से क्या होता है, हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कर सकते हैं। एक आपदा आने से पहले और एक आपदा आने के बाद क्या-क्या कर सकते हैं, कि सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं, राहत, स्वास्थ्य और पुनर्वास की बात कर सकते हैं। रिहैबिलिटेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और डीएम के खाते में 50 लाख रुपए उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, जिससे क्या होता है, कहीं पे भी आपदा आए तो उसका क्विक रिस्पॉन्स किया जाए, ठीक है? और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। देखिए, जितने भी मजिस्ट्रेट होते हैं ना, यही क्या होता है, अधिकारी होते हैं मेन जो करने काम करने वाले। लेकिन जो राहत काम होते हैं, वो फ़ोर्स या जो पुलिस बल होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो ये हो गए आपके आपदा प्रबंधन से। और उत्तराखंड में देखिएगा, आप लोग जानते होंगे, कक्षा शायद 8 तक की जो किताब है, उनमें क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंपल्सरी कर दिया गया है। ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड के किस क्लास तक के, अभी शायद हाई स्कूल तक कर दिया गया, मुझे एग्ज़ैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन कर दिया गया है। उसमें क्या होता है, मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में करना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा, आप लोगों ने ग्रेजुएशन में भी क्या होता है, पर्यावरण एक सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है। पर्यावरण क्यों जोड़ दिया गया? उसमें भी क्या था, उसके साथ डिज़ास्टर मतलब डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी उसके साथ क्या होता है, ऐड कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ क्या है, ध्यान दीजिएगा कि उत्तराखंड में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कभी भी क्या होता है, दिक्कत पैदा कर सकता है। तो ये हो गया आपके भौगोलिक स्थिति और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में उत्तराखंड के संबंध में बताया। अब देखिएगा, इसके बाद आपका आता है कि उत्तराखंड में जो रिवर वगैरह है या लेक है, ग्लेशियर है, इन सब के बारे में हमें थोड़ा-सा देखना है। आप लोगों को गंगा, यमुना सब बता दिया हूँ, लेकिन उत्तराखंड के बारे में थोड़ा-सा बता देना। उत्तराखंड में और भी बहुत छोटी-छोटी नदियाँ हैं, ठीक है? आप लोगों को जो पंचप्रयाग भी बता दिया था, फिर उसके बाद गंगा, यमुना, इनके बारे में ये, और ये 2 नदियों के बारे में आपको बताया था। अब इसमें जो छोटे-छोटे और भी जो नदियाँ हैं, जो उत्तराखंड से प्रभावित होती है। आप लोग बता सकते हैं कि उत्तराखंड में स्थित सबसे लंबी नदी कौन-सी है? उत्तराखंड में सबसे लंबी नदी कौन-सी है? उत्तराखंड में ये जो रिवर है, उसमें सबसे लंबी नदी कौन-सी है? लॉन्गेस्ट रिवर। उत्तराखंड का सबसे लंबी नदी आप लोगों ने किसने जवाब दिया है? काली नदी, एकदम सही बताया आपने। काली जिसे शारदा नदी कहा जाता है। कितने किलोमीटर है? 252 किलोमीटर है।
ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद तो दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अलकनंदा, जो 205 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी है, लेकिन काली नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है। देखिए उत्तराखंड में अलग अलग नदी तंत्र है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए जैसे क्या है, यमुना नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, उसके बाद आपका क्या है, जो अलकनंदा नदी है उसका अलग सा तंत्र है, भागीरथी नदी अलग सा उनका तंत्र है। तो मतलब उसके साथ और भी बहुत सारी नदी जुड़ी हुई है, इसलिए उसको सिस्टम कहते हैं, रिवर सिस्टम कहा जाता है। इससे क्या था, उसके साथ और भी। और देखिए उत्तराखंड की जो अधिकांश जो नदियां है ना, वो ग्लेशियर से निकलती है। अधिकांश, सभी नहीं, अधिकांश नदियां ग्लेशियर से निकलती है। इसलिए क्या होता है, उत्तराखंड के जो रिवर है वो हमेशा क्या होता है, उसमें पानी रहती है। लेकिन क्या होता है, जब गर्मियों में थोड़ा सा पानी कम हो जाती है, वो अलग बात है। गर्मी मतलब गर्मी और ठंडे में थोड़ा कम हो जाती है, और बरसातों में इसमें क्या होता है, ज्यादा हो जाती है। और देखिए ठंडे में कम होने का रीजन क्या था, जो ग्लेशियर है वो क्या होता है, मेल्ट कम होता है। मेल्ट कम होने के कारण क्या होता है, वो पिघलती कम है, इसलिए उसको कम, उसको देखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में जो यमुना नदी है, जो सबसे पहले क्या है, सबसे उत्तर में मान लेते हैं यमुना नदी। तो उत्तराखंड के हिसाब से देखा जाए तो, तो बड़ी नदियों में सबसे उत्तर में क्या है, यमुना नदी है। आप लोग जानते हैं यमुना नदी के बारे में, आपको बताया था ये कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। और तो पहला आप लोग लिखिएगा यमुना नदी तंत्र, या यमुना नदी लिख लीजिएगा इसमें, यमुना रिवर सिस्टम। ये कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर। तो एकदम पढ़ते पढ़ते याद, बार बार ये दोहराइए, याद हो जाए। और इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल बंदरपुछ। ये बंदरपुछ एक पहाड़ी भी, एक जगह का नाम भी है। और ये कहाँ पे है, उत्तरकाशी। कहाँ पे है, उत्तरकाशी में। अब इसका सहायक नदी कौन कौन सा है, उत्तराखंड में बोल रहा हूँ, ठीक है। उत्तराखंड में लिखिएगा, पूरा भारत में मत लिखिएगा। जो भी आप लिखा रहा, केवल उत्तराखंड का लिखा रहा हो, ठीक है। भारत का मैंने आपको बता दिया था यमुना नदी के कौन कौन सा है कि नहीं है। तो उत्तराखंड में इसके सहायक नदी कौन कौन से है? सर। हाँ बताइए। सर, हाँ हाँ बताइए। सर ये बंदर पूछ है ना। और हाँ आपने कहा कि निकलती, जैसे जहां से निकलना और उद्गम स्तंभ दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। नहीं, ये निकलने का मतलब कि देखिए, यमुना जो ये है उद्गम स्थल, मतलब यहीं से निकलती है, मतलब यहाँ से बनती है। जैसे धारा नहीं है, धारा यहाँ से बनती है। जैसे क्या होता है, देखिए जहाँ पे स्रोत बनेगा ना, तो वही आपको उद्गम स्थल कहा जाएगा, या ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। जहाँ से मतलब धारा बनती है, स्रोत बनती है, या उसका जो कहते हैं फ्लो, जो जहाँ से बनती है। देखिए इससे ऊपर क्या होता है ना, कि जो ये हमारा यमुनोत्री जो ग्लेशियर है ना, तो मान लिया ग्लेशियर इस तरह से ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर से क्या होता है, धीरे धीरे पानी टपकता रहता है। और वो क्या होता है, जब एक जगह हो जाता है ना, तब वो क्या होता है, धारा बनता है, या फ्लो जिसे कह सकते हैं। जब धारा बनेगा ना, तब उसको हम नदी का नाम देंगे। उससे पहले हम उसको नदी का नाम नहीं देंगे, उससे पहले उसको हम क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। उससे पहले क्या होता है, उसको स्रोत। आप लोग देखिए पहाड़ों में बहुत सारे स्रोत होते हैं, आप लोग जानते हैं सब कुछ। स्रोत अलग होता है और नदी अलग होता है। सभी स्रोत को नदी नहीं कह सकते। जहाँ पे धारा के रूप में प्रभावित होने लगेंगे, ठीक है, जो फ्लो होगा, उसी को क्या तो नदी कहेंगे। इसके सहायक नदी उत्तराखंड में कौन कौन सहायक नदी है, उसके बाद पता लगाओ, ठीक है। पूरे भारत की मत, ध्यान देगा। पूरे भारत का नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि पूरे भारत का बता दिया हूँ। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे पहले इसमें मिलता है हनुमान गंगा। क्योंकि उत्तराखंड जी के, देखिए अभी उत्तराखंड में बहुत सारे फार्म वगैरह आ रहे हैं, तो आप लोग भरना चाहे तो भर सकते हैं।
उसके बाद है कृष्ण घाट। देखिए यहाँ पे घाट का मतलब नदी होता है, तो लोकल लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा। घाट का मतलब यहाँ पे नदी होता है। ये देखिए जो आसन नदी ना आजकल ये बहुत ज्यादा फेमस है। आप लोग बता सकते हैं ये किस लिए फेमस है? क्योंकि ये उत्तरा आसन नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र है ना, इसको उत्तराखंड का पहला आर्द्र भूमि घोषित किया है। वेटलैंड एरिया घोषित किया है उत्तराखंड। उत्तराखंड का पहला आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, जो आसन नदी के जो क्षेत्र है उसी उत्तराखंड में पहला ये आर्द्र भूमि क्षेत्र है धंधे का। उसका हनुमान गंगा है, कृष्ण घाट है, कमल घाट है, टोंस है। टोंस क्या है? उत्तराखंड में यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। टोंस नदी क्या है? उत्तराखंड में यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है टोंस नदी। ध्यान जी का टोंस नदी क्या है? सर ये सीक्वेंस वाइज नदियां हैं, जैसे सीक्वेंस सबसे पहले हनुमान गंगा। हाँ हाँ हाँ, ये सीक्वेंस वाइज है, पूरा ये सीक्वेंस वाइज है। मतलब जहां से उद्गम होता है और जहां से ये उत्तराखंड से बाहर चली जाती है वहां तक की है। ठीक है, उस तक की है। मतलब जहां से उद्गम हो रहा है और जहां से बाहर निकल जा रही है। ठीक है, और भी छोटे छोटे नदी है ना, वो छोटे छोटे नदी मत जाइएगा। देखिए नदी, छोटे छोटे नदी जो स्थानीय स्तर पर होते हैं उसको मत ध्यान दीजिएगा। समझिएगा। देखिए उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में जो यमुना की लंबाई है, उत्तराखंड में बोल रहा हूँ, उत्तराखंड में यमुना की लंबाई वो है आपका 136 किलोमीटर। ठीक है, तो ये उद्गम कहाँ से होती है? उद्गम आपके बंदरपुर से होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है। और ये देहरादून में एक जगह है धालीपुर। तो धालीपुर से क्या होता है, ये हरियाणा में पहुंच जाता है। कहाँ से? उत्तराखंड में अंतिम बिंदु कहाँ है? उत्तराखंड में अंतिम बिंदु लिखेगा, उत्तराखंड में अंतिम बिंदु। और ऐसे अंतिम बिंदु कहाँ पे है? प्रयागराज है। ये धालीपुर है। अगर बहुत कठिन सवाल पूछेगा तो ध्यान देगा। ठीक है, और ऐसे कहाँ पे है? इलाहाबाद में क्या होता है, या जिसको आप प्रयागराज कहते हैं, वहां पे यमुना गंगा में मिल जाती है। वहां पे क्या होता है, यमुना गंगा में मिलती है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इनके जो सहायक नदी है वो टोंस नदी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। यहाँ पे लिख दीजिएगा टोंस नदी, यमुना की सहायक नदी। देखिए जो टोंस नदी है, यमुना की जो मुख्य सहायक नदी है वो क्या है? टोंस नदी है। ठीक है, टोंस नदी क्या है? अगर जल धारण के हिसाब से देखा जाए उत्तराखंड में यमुना नदी से ज्यादा पानी वो लेके आती है। लेकिन क्या है, आपको पता है कि मुख्य नदी और सहायक नदी में अंतर होती है। जिसका ढाल जो ज्यादा होता है उसको हम मुख्य नदी कहते हैं, जिसका ढाल कम होता है, स्लोप कम होता है, उसको हम क्या होता है, एक्सिलरी या सहायक नदी या हेल्पिंग रिवर कहते हैं। ये आपको बताया था। देखिए जो टोंस नदी है ये भी क्या होता है, इसके दो रूप है, एक उत्तराखंड से निकलती है, एक हिमाचल प्रदेश से निकलती है। उसको रूपिन शुपिन नदी कहते हैं। रूपिन क्या होता है, इसका हिमाचल वाले पार्ट को रूपिन कहते हैं। ठीक है, और जो सुपिन है वो क्या है, उत्तराखंड वाले पार्ट को कहते हैं। तो इसका जो हिमाचल वाले पार्ट ही जो मेन होता है तो उसको कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में उसको क्या कहते हैं, रूपिन कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपिन नदी कहा जाता है। और सुपिन क्या होता है, जो उत्तराखंड से जो आती है धारा, उसको सुपिन कहा जाता है। तो दोनों को मिलते हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो इसके बाद देखिए क्या क्या है, इसमें एक नदी और मिलती है जिसको कहते हैं सुपिन नदी। और जब ये दोनों नदी मिलती है तो उसके बाद ये बन जाता है, इसको कहते हैं तामसा नदी कहते हैं। तामसा नदी कहते हैं। ये क्या कहते हैं? तामसा नदी।
और तामसा नदी के रूप से आगे जब बढ़ती है तो उसको क्या कहा जाता है, आपका टोंस नदी कहते हैं। ये उत्तराखंड में 100 उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में टोटल देखा जाए तो 148 किलोमीटर बहती है और बहने के बाद कालसी या डाक पत्थर, कालसी या डाक पत्थर में क्या होता है, ये यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिलती है। कहाँ पे, कालसी या डाक पत्थर है। आप जानते हैं यही कालसी में क्या है, जो अशोक का अभिलेख भी है। कालसी में क्या है, अशोक का क्या है, अभिलेख भी यहाँ पे मौजूद है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो कालसी में क्या है, अशोक का अभिलेख भी मौजूद है, या कालसी या डाक पत्थर कहते हैं। तो टोंस नदी क्या है, यमुना का उत्तराखंड में सबसे प्रमुख नदी है। अगर आप पूरे भारत में अगर बोलेंगे यमुना का प्रमुख सहायक नदी कौन है, वो चंबल है। ध्यान रखिएगा, चंबल आपको बताया था, जो डाकू के लिए फेमस है। पूरे भारत में कौन सा है यमुना का सहायक नदी, कौन सा है प्रमुख सहायक नदी, कौन सा है, वो है आपका चंबल नदी है। लेकिन उत्तराखंड में कौन सा है, टोंस नदी है। टोंस नदी और यमुना नदी का संगम कहाँ पे होता है, कालसी या डाक पत्थर में। मतलब इसके आसपास ही मिलती है, कालसी और डाक पत्थर के आसपास ये। तो ये हो गया आपके यमुना नदी तंत्र के बारे में। उत्तराखंड में जो है, तो इसकी लंबाई तो उत्तराखंड में टोटल कितनी लंबाई है यमुना नदी की, 136 किलोमीटर इनकी टोटल लंबाई है। ठीक है। अब कल आप लोगों को भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज दूसरी क्लास शुरू करेंगे, टाइम भी हो गया। इससे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज आपका थोड़ा कम आ रहा है।